बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में हमने एम्फाइसीमा की क्लासेस ऑनलाइन देखी थी। नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। आज के इस वीडियो के अंदर आपको एक्यूट ब्रोंकाइटिस के नोट्स और साथ में क्लास का डिस्कशन, दोनों चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। और यदि प्रॉब्लम आती है तो दिए गए नंबर पर अपनी प्रॉब्लम बताएं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट कंडीशन लेंगे, ब्रोंकाइटिस। और ब्रोंकाइटिस जो है दो तरह का होता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इस क्लास के अंदर हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस को डिस्कस करेंगे। आपके सामने जो पेशेंट है ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का पेशेंट है और इसको आप सपोज़ कीजिए कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस है। यदि आप वार्ड के अंदर जाते हो तो वार्ड के अंदर इस तरह के जो रेस्पिरेटरी पेशेंट रहते हैं उनकी पोजीशन अक्सर आपको इसी तरह दिखेगी, या तो सेमी फाउलर्स पोजीशन में होंगे, या फाउलर्स पोजीशन में होंगे, या फिर सिटिंग पोजीशन में होंगे। क्योंकि रेस्पिरेटरी पेशेंट को ब्रीदिंग मीन्स रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग प्रक्रिया में प्रॉब्लम आती है और सिटिंग पोजीशन में रखने से उनका रेस्पिरेशन जो है वो डीप हो जाता है, कंपैरेटिवली उनको अच्छा महसूस होता है। इसीलिए हम इनको रेस्पिरेटरी पेशेंट्स जो हैं उनको अक्सर सेमी फाउलर्स या सिटिंग पोजीशन में रखते हैं। पेशेंट के सामने आप जो टेबल देख रहे हो ये कार्डियक टेबल कहलाता है। इस टेबल पर पेशेंट हाथ रखकर सपोर्ट ले सकता है ताकि उसे रेस्पिरेटरी या कार्डियक अरेस्ट ना आए। तो आज हम देखेंगे एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ये ब्रोंकियोल्स है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, आप सभी को पता है, एयरवे है। इसमें जो फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है ब्रोंकियोल का वो डायलेटेड है जो कि नॉर्मल है, ठीक है। और जो सेकेंड डायग्राम दिख रहा है ये एबनॉर्मल है क्योंकि इसके लेयर्स जो हैं, इसकी दीवार जो है वो मोटी हो गई है और अंदर से ऑक्सीजन जाने की जगह कम बची है। तो जो सेकंड नंबर का ब्रोंकियोल है वो क्या हो गया है, इन्फ्लेम्ड हो गया है क्योंकि उसके अंदर उसकी दीवार में क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है। फर्स्ट नंबर के डायग्राम में आप देखते हो तो नॉर्मल दीवार है, लेकिन किसी भी कारण से यदि इन्फेक्शन आए, इरिटेशन हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, ठीक है, या कोई टॉक्सिक ड्रग का रिएक्शन हो जाए और उस कारण से यदि ब्रोंकियोल्स की जो दीवार है उसके अंदर क्या आ जाएगा, इन्फ्लामेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन होने से क्या हो रहा है, अंदर का जो डायमीटर है, ओके, सेकंड नंबर में जो अंदर का डायमीटर है वो बिल्कुल क्या हो गया, कम हो गया है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आएगी। आप नॉर्मल ब्रोंकियोल से जितनी सांस लेते हो कंपैरेटिवली एबनॉर्मल जो ब्रोंकियोल है उससे कम ले पाओगे, उसमें कम ले पाओगे, ठीक है। तो ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस का है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एक्यूट ब्रोंकाइटिस में ये डिफरेंस है कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस सडनली होता है, जैसे कि सडनली ट्रोमेटिक इन्फेक्शन हो गया, ट्रॉमा हो गया, इन्फेक्शन हो गया, टॉक्सिन, इरिटेंट्स आ गए। और क्रोनिक क्या है, धीरे 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 प्रोग्रेस करता है, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है इसको हम कोल्ड चेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ये आप नोट्स में देखोगे, कोल्ड चेस्ट एक्यूट ब्रोंकाइटिस। दूसरा ये है कि ब्रोंकाइटिस का नाम क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा। तो आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, ब्रोंकाई मीन्स ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल का इन्फ्लामेशन हो जाना। और इन्फ्लामेशन किसी के भी विरोध में हो सकता है, चाहे वो इन्फेक्शन हो, इरिटेंट्स हो, टॉक्सिन्स हो, ठीक है, ट्रॉमा हो या कोई प्रीवियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो। क्लियर। सबसे पहले लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि इट इज़ आल्सो नोन एज द चेस्ट कोल्ड, ठीक है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस आल्सो नोन एज द चेस्ट कोल्ड। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस, मीन्स ये सडनली हो जाता है और कुछ समय के बाद ये क्योर हो सकता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो रहता है धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है लेकिन वो परमानेंट डैमेज होता है, वो इरिवर्सिबल है। लेकिन एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या है, शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस है, इंस्टेंटली हो जाएगा, इमीडिएटली हो जाता है और कुछ समय बाद ये रिकवर भी हो सकता है या पेशेंट रिहेबिलिटेट भी हो सकता है, रिकवर हो सकता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। ये लार्ज और मीडियम साइज के एयरवे में ज़्यादा होता है। सेकेंड पॉइंट में आपको क्या लिखना है, उसके सिम्टम्स, जैसे कि
क्या लिख सकते हो? द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज अ कफ, अदर सिम्टम इंक्लूड कफिंग अप म्यूकस, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, फीवर एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट। जो रेड कलर में आपको दिख रहा है वो सारे सिम्टम हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के, जो कि मोस्ट अधिकतर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ये कॉमन सिम्टम है। कफ, कफिंग अप म्यूकस, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, फीवर एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट। इन्फ्लामेशन की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब इन्फ्लामेशन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो वो कफ क्रिएट करेगा, म्यूकस, एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोडक्शन करेगा, और यदि एयरवे के अंदर पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वो व्हीसल साउंड क्रिएट करेगा जिसको अपन वीजिंग कहते हैं। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांसें छोटी छोटी ले, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग मीन्स सांसें छोटी छोटी ले रहा है, इसलिए हम उसको सिटिंग पोजीशन या फॉलर्स पोजीशन या सेमी फॉलर्स पोजीशन देते हैं, जैसा कि आपने फर्स्ट इमेज में देखा था क्लास स्टार्टिंग के समय। और फीवर होता है क्योंकि इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, इरिटेशन है, तो फीवर भी होगा। फीवर इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द इन्फ्लामेशन, ठीक है। और चेस्ट डिस्कम्फर्ट, यदि पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी सांस को पूरी करने के लिए स्पीड से ब्रीदिंग करेगा, और उस कारण से चेस्ट की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं और पेशेंट को चेस्ट डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। एक पॉइंट आप ये ऐड कर सकते हो कि ब्रोंकाइटिस इज़ व्हेन द ट्यूब दैट कैरी एयर टू योर लंग्स कॉल्ड ब्रोंकियल ट्यूब गेट इन्फ्लेम्ड एंड स्वेलन। मीन्स आपके लंग्स के अंदर एयर कैरी करने वाली जो ट्यूब है उस ट्यूब को हम ब्रोंकाई कहते हैं, और उस ब्रोंकियल ट्यूब के इन्फ्लामेशन या स्वेलन हो जाने को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि पेशेंट एंड अप विथ नेगिंग कफ एंड म्यूकस, मीन्स बहुत ज़्यादा सीवियर कफ हो जाएंगे और पेशेंट सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है। डिफाइन द ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन कैसे लिखें? तो डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, एक्यूट ब्रोंकाइटिस इज अ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन दैट कॉजेज रिवर्सिबल ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन। एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, ठीक है। ये फेरिंग्स, लेरिंग्स इसमें इंक्लूडेड नहीं रहते हैं। साइनाइटिस, राइनाइटिस, फेरेंजाइटिस, लेरिंजाइटिस, ये सब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में आते हैं, लेकिन एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन के कारण से ब्रोंकियल का इन्फ्लामेशन है। नेक्स्ट, इटियोलॉजी ऑफ एक्यूट ब्रोंकाइटिस, कॉजेज ऑफ एक्यूट ब्रोंकाइटिस। फर्स्ट इटियोलॉजी है वायरल इन्फेक्शन। पहला तो ये कि वायरल इन्फेक्शन से क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा, वायरल से इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फेक्शन के अगेंस्ट ब्रोंकियोल में क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो इस तरह से होने वाले ब्रोंकाइटिस को कहेंगे वायरल ब्रोंकाइटिस, ठीक है। और वायरल ब्रोंकाइटिस वायरल से हो रहा है। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये लिखा है कि 85 से 95% जो केसेस रहते हैं वायरल इन्फेक्शन के वो एडल्ट में ज़्यादा होते हैं। एडल्ट के अंदर 85 से 95% केसेस मिलते हैं। और द सेम वायरस दैट कैन कॉज कॉमन कोल्ड और फ्लू कैन कॉजेज एक्यूट ब्रोंकाइटिस। और एक्यूट ब्रोंकाइटिस वायरल इन्फेक्शन या कॉमन कोल्ड के फ्लू, जैसे कि स्वाइन फ्लू हो गया, है ना, तो इस तरह के फ्लू के कारण से भी जो इन्फ्लामेशन होता है ये सारे वायरल इन्फेक्शन में काउंट होते हैं। सेकेंड इटियोलॉजी है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दिस कैन रिजल्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया सच एज द माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई, क्लाइमेडिया न्यूमोनियाई और बोर्डोटेला पर्टुसिस। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई, क्लैमिडिया न्यूमोनियाई, बोर्डोटेला पर्टुसिस, ये सब क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के टाइप है, ठीक है। तो इन तरह के जो इन्फेक्शन है उससे भी ब्रोंकाई के अंदर क्या आता है? इन्फ्लामेशन आता है, और उस कारण से होने वाला जो ब्रोंकाइटिस है वो क्या कहलाएगा? बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस। पहला हमने देखा वायरल ब्रोंकाइटिस जिसके अंदर कॉमन कोल्ड के वायरस और फ्लू सारी कैटेगरी आ जाती है। सेकेंड हमने देखा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसके अंदर माइकोप्लाज्मा, क्लैमिडिया और बोर्डोटेला पर्टुसिस। बोर्डोटेला पर्टुसिस से होने वाली डिजीज़ का नाम है वुफिंग कफ। इस कंडीशन के अंदर भी ब्रोंकियल्स में क्या आ जाता है? इन्फ्लामेशन आ जाता है, और साथ में ब्रोंकाइटिस भी होता है। वीडियो को पॉज करके भी नोट्स आप लिख सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप और ईमेल पर मैं PDF भी भेज दूंगा, आप मुझे फ़ोन कर देना।
तीसरे नंबर की etiology है ब्रीदिंग इन इरिटेंट सच एज द स्मोक, केमिकल फ्यूम्स, ठीक है, स्मोकिंग, केमिकल फ्यूम, पॉल्यूशन, इरिटेंट्स, ये सारे इरिटेशन के कारण से भी क्या हो जाएगा, ब्रोंकियल्स जो है उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। चाहे वो निकोटिन हो, डस्ट पार्टिकल हो, एलर्जेन हो, जो आपके ब्रोंकियल ट्रैक को, ठीक है, ब्रोंकियल ट्रैक के इनर सरफेस को इरिटेट करते हैं और उसके विरोध में आपके ब्रोंकियल्स जो हैं वो इन्फ्लाम्ड हो जाएंगे, स्वेलन हो जाएंगे और ब्रोंकाइटिस हो जाता है। इसमें कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं होता है, पर इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होने के कारण से ब्रोंकाइटिस होता है और ब्रोंकियल ट्यूब जो है उसका डायमीटर कम हो जाने के कारण से ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाती है, जिसको हम डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग कहते हैं। म्यूकस प्रोडक्शन और स्पूटम प्रोडक्शन भी इस इरिटेशन के कारण से ही होता है, जो कि बाद में ज़्यादा इरिटेशन क्रिएट करते हैं। फोर्थ नंबर की इटियोलॉजी है पीपल विथ लंग डिजीज़, ठीक है, अदर लंग कंडीशन। पहले की कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ यदि पेशेंट में प्रेजेंट है तो वो नेचुरली ब्रोंकाइटिस होगा ही होगा, क्योंकि पीपल विद द chronic bronchitis or asthma sometimes develop acute bronchitis. In these cases, acute bronchitis is not likely to be contagious because it is not caused by the infection. ठीक है, अस्थमा और chronic bronchitis ये ऐसी कंडीशन है जो जिनके होते हुए इनके विरोध में ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो इन्फ्लेम्ड होंगे, स्वेलन होंगे बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन, और इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं होता है पर कॉन्टेजियस नहीं होते, पर फिर भी इन्फ्लेम्ड होने के कारण से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती है। वायरल, बैक्टीरियल, इरिटेंट और प्रीवियस लंग डिजीज़, 4 इम्पोर्टेंट इटियोलॉजी हमने देखी। नेक्स्ट हेडिंग है रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स ये 4-5 जो आपके सामने हैं रिस्क फैक्टर हैं। सिगरेट स्मोकिंग, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, लैक ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ फ्लू, एज ओल्डर देन 50 ईयर्स और एक्सीडेंटल इंजरी इन लंग्स। सिगरेट के अंदर निकोटिन होता है जो ब्रोंकियल्स को इरिटेट करता है और उस कारण से इन्फ्लामेशन होगा और ब्रोंकाइटिस होता है। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स मीन्स कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनके गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होने के कारण से उनको गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक के अंदर से HCl का सिक्रेशन, हिकअप्स आना और बार बार वो एसिडिटी के कारण से एसिड स्टमक से ऊपर की तरफ आता है रिफ्लक्स होने के कारण से, और वो एसिड जो है ये एसिड रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करेगा, इरिटेट करेगा, और रेस्पिरेटरी ट्रैक जब इरिटेट होगा तो वो इंजर्ड भी होगा और इन्फ्लेम्ड भी होगा और रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस क्रिएट करता है। लैक ऑफ वैक्सीनेशन फॉर फ्लू, जैसे कि फ्लू जैसे बीमारियों के वैक्सीनेशन नहीं लग पाना, कुछ लोगों को बचपन में टीके नहीं लग पाते हैं, एंटी फ्लू टीके नहीं लग पाते और उस कारण से उनको न्यूमोनिया और वूफिंग कफ जैसे इन्फेक्शन जल्दी से हो जाते हैं और इसके अगेंस्ट में ब्रोंकियल्स इन्फ्लेम्ड होते हैं और ब्रोंकाइटिस होता है। फोर्थ पॉइंट है एज ओल्डर देन द 50 ईयर्स। 50 साल से जो ज़्यादा के लोग रहते हैं इनके अंदर भी रिस्क ज़्यादा रहती है कि इनको ब्रोंकाइटिस हो जाए, तो इनको ओल्ड एज के अंदर ही होते हैं यूजुअली। तो एक्यूट और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस दोनों ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल इंजरी इन द लंग्स, ये भी एक तरह से ट्रॉमा ही है और इसके अगेंस्ट जो इन्फ्लामेशन होता है ब्रोंकियल्स में वो ब्रोंकाइटिस क्रिएट करता है। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ द एक्यूट ब्रोंकाइटिस। तो मैं आपको बता दूं कि जो सिम्टम्स आपके सामने दिख रहे हैं इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट सिम्टम नहीं है, सभी आपको आराम से याद हो जाएंगे क्योंकि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर ये होने वाले कॉमन सिम्टम है और ये आप किसी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में इनको लिख सकते हो। वन बाय वन हम समझेंगे। चेस्ट कंजेशन और टाइटनेस, यदि पर्सन को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी ब्रीदिंग को क्या करेगा, बढ़ा देगा, प्रति मिनट अपनी ब्रीदिंग बढ़ा देगा और उस कारण से चेस्ट की जो मसल हैं वो एक्स्ट्रा वर्क करती है और इसी कारण से उसे चेस्ट कंजेशन और चेस्ट टाइटनेस महसूस होगा। उसकी चेस्ट टाइट हो जाएगी, बैरल चेस्ट। मैंने आपको इसके पहले एम्फाइसीमा वाली क्लास में बताया था ऑनलाइन यूट्यूब पर। सेकेंड पॉइंट है कफ दैट ब्रिंग्स अप क्लियर येलो और ग्रीन म्यूकस। ऐसे कफ हो सकते हैं जो क्लियर भी हो सकते हैं, यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो येलो हो सकते हैं, या कोई
अदर टाइप के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो वो ग्रीन कलर के अपीयरेंस वाले म्यूकस भी प्रोड्यूस इसके अंदर हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। थर्ड पॉइंट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। यदि सांसें छोटी छोटी हैं, प्रति मिनट वो सांसें ज़्यादा ले रहा है क्योंकि उसे हर सांस के अंदर प्रॉपर अमाउंट में O2 नहीं मिल पा रही है, तो इस कंडीशन को कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। प्रति मिनट सांसों की संख्या बढ़ जाना, दैट इज़ कॉल्ड टेकिपनिया। और यदि सांसों की संख्या घट जाना, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेडिपनिया। क्लियर। फोर्थ पॉइंट है वीजिंग। यदि किसी सांस लेने वाली ट्यूब के अंदर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और उसमें हम फोर्सफुली यदि सांस लेते हैं तो जो विस्लिंग साउंड आएगा उसको हम कहेंगे वीजिंग। मतलब कि पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड है, उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक आधा ऑब्स्ट्रक्टेड है और आधा खुला हुआ है, और यदि वो ज़बरदस्ती सांस लेता है तो उसे विसल साउंड क्रिएट करता है, और इसी को हम कहते हैं वीजिंग। ये COPD में एम्फाइसीमा के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है सोर थ्रोट। सोर थ्रोट मीन्स पेशेंट के जो थ्रोट है उसमें जो ट्यूब है, जैसे कि इसोफेगस या ये चीज़ें हो गई, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, तो इन ट्यूब की जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग की जो एपिथेलियम है, ये एपिथेलियल क्या हो जाती है, अल्सरेटेड हो जाती है या डैमेज हो जाती है, या तो इन्फेक्शन से होती है या फिर इरिटेंट से होती है। ठीक है, और इसी कारण से उसको हम क्या कहते हैं, सोर थ्रोट, अल्सरेशन हो जाना। सिक्स्थ पॉइंट है फीवर। इन्फेक्शन है तो फीवर प्रेजेंट रहेगा, इन्फ्लामेशन है तो फीवर प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट है चिल्स और बॉडी एक। तो ये सब फीवर चिल बॉडी एक, ये सब क्या है, इन्फ्लामेशन के कारण होने वाले सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, और इटियोलॉजिकल फैक्टर के होने से क्या हो जाएगा, इरिटेशन होगा या इन्फेक्शन होगा। तो सेकेंड लाइन में आप लिख सकते हो इरिटेशन ऑब्लिक इन्फेक्शन इन द ब्रोंकाई। ये दोनों चीज़ें होने से थर्ड लाइन में क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ द इन्फ्लामेटरी मेडिएटर सच एज द साइटोकाइनिन और ल्यूकोटेरिन्स। साइटोकाइनिन और ल्यूकोटेरिन्स इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। क्यों रिलीज होते हैं? इन्फ्लामेशन कराने के लिए। और इन्फ्लामेशन टेक प्लेस इन द ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन अकर एंड सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, कफ और स्पुटम। इन्फ्लामेशन के बढ़ने से सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, कफ एंड स्पुटम, म्यूकस, कफ और स्पुटम का सिक्रीशन हो जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट में है इरिटेशन, इन्फ्लामेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन विल इंक्रीज इन द रेस्पिरेटरी एयरवे। और जैसे ही ये म्यूकस, कफ और स्पुटम भी सिक्रेट हो जाते हैं तो रेस्पिरेटरी एयरवे के अंदर इरिटेशन और इन्फ्लामेशन और ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और लास्ट में क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे, कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्रीदिंग डिफिकल्टी। सिम्टम क्या मिलेगा, ब्रीदिंग इन डिफिकल्टी, कफिंग, ब्रीदिंग इन डिफिकल्टी, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स जो हैं वो लास्ट में आप लिखते हो। तो ये जो पैथोफिजियोलॉजी है मैंने सीरीज वाइज लिखी है, लेकिन आपको पता है ये एरो के फॉर्म में लिखनी है, डाउन एरो करके लिखनी है। एक ये एग्जांपल बता रहा हूँ, जिस तरह से पेपर में ये लिख रखा है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, फिर नीचे डाउन एरो किया है, फिर इरिटेशन एंड इन्फेक्शन डाउन एरो किया है, तो इस तरह से आपको पैथोफिजियोलॉजी लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल एग्जाम और सेकंड नंबर का जो पॉइंट है मेडिकल हिस्ट्री। तो ये फिजिकल एग्ज़ाम और मेडिकल हिस्ट्री जो है वो आपके सारे डिजीज़ कंडीशन के डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में फर्स्ट और सेकंड नंबर के पॉइंट ही रहेंगे। चाहे वो कोई भी यूनिट, कोई भी सिस्टम का डिजीज़ हो, फर्स्ट और सेकंड नंबर के पॉइंट आपके चेंज नहीं होंगे। फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल एग्ज़ाम। आपको कौन सी डिजीज़ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या साइन एंड सिम्टम आते हैं, उन सिम्टम्स को चेक करना किसके अंदर आ जाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। यहाँ पर एक्यूट ब्रोंकाइटिस की बात कर रहे हैं तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, म्यूकस, पस या कफ प्रोडक्शन तो नहीं है, ये चीज़ें इसमें चेक करी जाती है।
और सेकंड नंबर आता है मेडिकल हिस्ट्री। तो डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर या ऐसी कौन सी हिस्ट्री है जिस पे हम डाउट कर सकें कि उस कारण से इसे ये डिजीज़ हो गई है। तो उन सारे डाउटफुल पॉइंट्स या क्वेश्चंस को हम किस में रखते हैं, मेडिकल हिस्ट्री में। यहाँ पर हमने एक्यूट ब्रोंकाइटिस के लिए क्या क्या लिखा है, या तो पेशेंट को इरिटेंट वाले एनवायरनमेंट में रहकर आया होगा, या फिर वो स्मोकिंग करता होगा, या फिर पेशेंट टॉक्सिक सब्सटेंसेस कंज्यूम कर लिया होगा उसने। तो ये सारे डाउट हिस्ट्री में किए जाते हैं। जो भी एबनॉर्मलिटी है, एबनॉर्मल सिम्टम को हम चेक करते हैं प्रेजेंट है या नहीं है, वो चीज़ें हम फिजिकल एग्जामिनेशन में। और जो भी हिस्ट्री, जो रिस्क फैक्टर हैं, वो हम स्टडी करते हैं मेडिकल हिस्ट्री के अंदर। थर्ड पॉइंट है चेस्ट एक्सरे। जैसे कि न्यूमोनिया और अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वो चेस्ट एक्सरे से हमको आइडेंटिफाई हो जाता है, तो हम ये चेस्ट एक्सरे करते हैं। फोर्थ पॉइंट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम ये देखते हैं कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, किस तरह का इन्फेक्शन लगा है, नेगेटिव है, बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, किस तरह का इन्फेक्शन है, इसको चेक करने के लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में WBC यदि बढ़ जाती है तो हम इन्फेक्शन पर डाउट करते हैं। कल्चर के अंदर क्या होता है, ब्लड का ही हम कल्चर टेस्ट करते हैं। कल्चर टेस्ट स्पुटम का भी हो सकता है, ब्लड का भी हो सकता है, लेकिन इसमें जैसे सपोज कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया भी कई तरह के होते हैं। कौन से पर्टिकुलर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है ये हम कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्ट से करते हैं। जैसे कि सैल्मोनेला टाइफी तो नहीं है, या क्लाइमेडिया न्यूमोनिया तो नहीं है, डिप्थीरिया पर्टुसिस तो नहीं है। पर्टिकुलर जो कि पर्टिकुलर मेडिसिन के प्रति सेंसिटिव होता है, रिएक्ट करता है, वो हम ट्रीटमेंट को डिसाइड करने के लिए हम कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। इसके बाद जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है इस स्लाइड में मैंने नहीं लिखे हैं, जैसे कि लंग फंक्शन टेस्ट हो गया, स्पायरोमेट्री हो गया, SpO2 मॉनिटरिंग हो गया। तो ये सारे टेस्ट अपन ने पहले एम्फाइसीमा में भी पढ़ लिए हैं, तो उसको आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। वो सारे टेस्ट रेस्पिरेटरी, ये सारे कॉमन टेस्ट हैं। लंग फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमेट्री, SpO2 मॉनिटरिंग, ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ये सब कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो कि आपको सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में लिखने हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मैनेजमेंट। हाउ वी कैन ट्रीट और हाउ वी कैन मैनेज द एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस के लिए आपको कुछ होम रेमेडीज़ हैं, वो पेशेंट को एडवाइस करनी है। यूजुअली रिक्वायर द कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन। मीन्स पहली बात तो ये कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से ट्रीट होता है। उसमें एंटीबायोटिक्स भी रहते हैं, ब्रोंकियोडायलेटर्स भी रहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी रहते हैं, ताकि सिम्टम्स से प्रिवेंशन मिले, रिलीफ मिले। लेकिन सेकंड नंबर का जो फर्स्ट नंबर का पॉइंट है मेडिसिन के बारे में, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। सेकेंड पॉइंट जो है क्वाइट स्मोकिंग, मीन्स स्मोकिंग को स्टॉप करना है। थर्ड पॉइंट में है अवॉइड द थिंग्स दैट कैन इरिटेट योर लंग्स। आपके लंग्स को जो चीज़ें इरिटेट करती हैं उनसे दूर रहना है। धूल मिट्टी से दूर रहना है ना, पोलन से दूर रहना है, डस्ट पार्टिकल से दूर रहना है। और फोर्थ पॉइंट है वॉश योर हैंड्स अ लॉट टू लोअर द ओड्स ऑफ इन्फेक्शन। मीन्स इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको फ्रिक्वेंटली हाथ को वॉश करना है, हैंड वॉश करना है, जैसा कि अभी आप कोरोना के समय कर रहे हो। नेक्स्ट हेडिंग मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर ये कुछ मेडिसिन्स हैं, जैसे कि यदि पर्सन को वायरल इन्फेक्शन से ब्रोंकाइटिस हुआ है तो एंटीवायरल देंगे, और इसका एग्जाम्पल है एसाइक्लोविर। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है एंटीबायोटिक्स। यदि पर्सन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से एक्यूट ब्रोंकाइटिस हुआ है तो एंटीबायोटिक्स देंगे। थर्ड है कफ सप्रेसेंट। कफ को रिड्यूस करने के लिए कफ सिरप वगैरह हम जो देते हैं, एंटीट्यूसिव या कफ सप्रेस, जैसे एग्जांपल बेनेड्रिल और इस तरह के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक। इन्फ्लामेशन से होने वाले जो सिम्टम हैं, जैसे कि कफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, स्पुटम फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रोंकियल्स स्वेलन हो गए हैं, तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, एलर्जी को कम करने के लिए, एलर्जी को रिलीफ करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटीकोलिनर्जिक, जैसे कि सिट्रिजिन हो गया, लीवोसिट्रिजिन हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट है
ब्रोंकोडायलेटर्स लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स हमने एम्फाइसीमा में स्टडी किया था। वो सारी मेडिसिन्स आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। अदर ट्रीटमेंट सेम एज यूज्ड इन द एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा वो वर्डिंग यहाँ पे कट गई है, तो मैं आपको बता दूं कि एम्फाइसीमा के अंदर जो भी ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था, है ना, वो सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब ये बात अलग है कि डोज कितना देंगे, कब देंगे, मॉर्निंग में देंगे, इवनिंग में देंगे, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। और बाकी जो भी एम्फाइसीमा के अंदर हमने जो भी मेडिसिन्स पढ़ी हैं वो सब इसमें आप कॉपी कर सकते हो। और इसके भी बहुत सारे मेथड रहते हैं, कोई इन्हेलेशन के थ्रू देते हैं, कोई मेडिसिन्स इंट्रावीनसली देते हैं, कुछ मेडिसिन्स टैबलेट फॉर्म में देते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आपको एम्फाइसीमा वाले जो क्लासेस हैं उसके अंदर बता रखा है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे नोट्स तो पूरे आपको वीडियो में ही मिल गए हैं, पर इन नोट्स को आप अच्छे से कॉपी में लिखें, अपनी हैंड राइटिंग में लिखें, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी तैयारी हो जाए। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ, स्पेलिंग मिस्टेक्स और डायग्राम और सारी चीज़ों की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसके लिए आप खुद अपने हाथ से नोट्स लिखें, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको नोट्स तो दे दूँगा, ग्रुप के अंदर दे दूँगा, PDF फॉर्म में दे दूँगा। और आपको वीडियो देखने के बाद कोई चीज़ समझ में आती है, नहीं आती है, जो भी चीज़ है उसको एक बार आप रिप्लाई करो। रिप्लाई करने से नेक्स्ट क्लास में आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू, और कंटिन्यू रहो।